आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 सितंबर में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सवाल। क्वेश्चन आपका है 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या जिससे योगफल को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित कर दें। ठीक है, 99 से हमको विभाजित करना है 999 को। तो सबसे पहले एक बार में लगेगा, ये कट जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 0। अगर ये पूछता है कि 999 में कौन सा संख्या छोटा छोटा घटाया जाए, तो जो आपका शेष बच जाता है उसको घटा देते तो वो 99 से पूरा पूरा कट जाता, यानी इसका आंसर आता 9। लेकिन अगर कहेगा कि 999 में कौन सा संख्या छोटा छोटा जोड़ा जाए ताकि 99 से विभाजित हो जाए, जोड़ने की बात करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। 99 और ये जो शेषफल आएगा उसका डिफरेंस निकाल लेना है। कितना आ जाएगा आपका 90, यानी आपको 90 जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर घटाने की बात कहता तो जो शेष रहता बस उसको घटा लेते हैं, मतलब आंसर कितना हो जाता 9। और अगर जोड़ने का कहेगा तो भाजक में शेषफल को घटा लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक समचतुर्भुज ABCD में, एक समचतुर्भुज लेते हैं ABCD। समचतुर्भुज का मतलब है जिसका चारों भुजा बराबर है। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर है उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। चारों भुजा बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ आमने सामने का भुजा पैरेलल होना चाहिए। आमने सामने का भुजा पैरेलल और चारों भुजा आपस में बराबर। कहता है एक समचतुर्भुज ABCD में O कोई आंतरिक बिंदु पर इस प्रकार है कि OA बराबर OC। O कोई आंतरिक बिंदु है और ऐसे आंतरिक बिंदु है कि OA और OC दोनों बराबर है। OA और ये OC दोनों बराबर है। तो कहता है DOB की डिग्री में माप का 5/9वां हिस्सा। DOB, चलिए DOB पहले मिलाते हैं। ये हो गया आपका DOB। DOB का माप कितना हो जाएगा, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ये DOB। सबसे पहले ये देखिए कि ये चूंकि आपका बराबर बराबर हो रहा है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। यानी ये वाला जो कोण है वो आपका 90 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ये ऊपर जो कोण है वो भी 90 का है और इधर जो बगल में कोण है वो भी 90 का है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। ये 90, ये 90, चारों आपका क्या हो जाएगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों एंगल आपका 90-90 हो जाएगा। तो ये पूरा DOB कितना हो जाएगा, 90 + 90 180। तो DOB आपका आ गया 180 डिग्री। कहता है DOB का 5/9वां हिस्सा, इसका 5/9वां हिस्सा पूछ रहा है। 20 × 180 और 20 × 100, आंसर कितना हो जाएगा 100। तो ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, ये OB और OD दोनों बराबर हो जाएगा और इधर तो OC और OA दोनों बराबर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है अज्ञात मान प्राप्त करने के लिए 3 समीकरणों को हल करना है। यहाँ दिया है कि x + 2z = 3 है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ट्रिपल इक्वेशन को सॉल्व करने से बेहतर है ऑप्शन से चेक कर लेंगे किस ऑप्शन से x + 2z = 3 आ रहा है। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, x का मान -1 है, y का मान 0 है। अगर y का मान तो 0 ठीक ही है, x का मान -1 है, यहाँ -1 रखते हैं। z का मान 2 है, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका x का मान 0 है, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और z का मान क्या है आपका 2 है, 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा। इधर 3 हो रहा है, यानी ये बराबर नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा करेक्ट। तीसरा ऑप्शन से क्या है, x का मान -1 है तो -1 और z का मान 0 है, दोनों जोड़ के 3 नहीं आ पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। चौथा में x = 2 है, x का मान 2 और y का मान -1 है तो ये हो जाएगा -2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर 3 है, 0 3 के बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका इनकरेक्ट है।
केवल पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ऐसा सवाल को आप ऑप्शन से ही बनाइए, ऑप्शन से वैल्यू चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम का उपयोग करता है। जो भी उसका बाट है उससे 12% कम उपयोग करके बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो कुल लाभ बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अगर हमको पता चलेगा कितना में खरीदा है और कितना में बेचा है तो हम लाभ निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर 100 में खरीद के कोई सामान 120 में बेच दिया, मतलब 20% का लाभ होगा। तो हमको पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है, सबसे पहला बात कह रहा है कि 10% कम बाट का उपयोग करता है। मतलब है कि 100 ग्राम के जगह पे वो 12% कम बाट का प्रयोग करता है। मतलब 100 ग्राम के जगह पे वो 88 ग्राम का ही प्रयोग किया होगा। 12% कम का अर्थ क्या है, 100 के जगह पे 88 का प्रयोग किया होगा। यहाँ देखिए वजन के केस में हमेशा छोटा वाला जो डेटा रहेगा वही क्रय मूल्य होगा और बड़ा वाला डेटा विक्रय मूल्य होगा। ये ध्यान में रखना है। छोटा डेटा हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य होगा, और बड़ा डेटा ऑलवेज विक्रय मूल्य होगा। फिर आपका यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/88 और 25/100, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया 22:25। आगे कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करता है। मतलब है 10% लाभ का मतलब क्या है कि 100 रुपया अगर खरीदा है तो उस सामान को वो 110 रुपये में बेच दिया है। कोई सामान अगर वो 100 रुपये में व्यापारी खरीदा होगा तो उस सामान को 110 में बेच देगा। 10% लाभ करते हैं, 100 का सामान 110 में बेच रहा है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 10:11। अब क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 22 × 10 220, इधर क्या हो जाएगा 25 × 11, 11 से 22 काट लेंगे 20। 20 में खरीद के 25 में बेच रहा है। 20 को हम 5 से गुना करते हैं 100 हो जाएगा, ये 5 से गुना करेंगे 125 हो जाएगा। मतलब 100 में खरीद के 125 में बेच रहा है तो कितना का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा आपका। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल को सबसे पहले कैसे बनाना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, 12% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब 100 ग्राम के स्थान पर वो 88 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा होगा। वजन के केस में हमेशा छोटा वाला जो डेटा होगा वही आपका क्रय मूल्य होगा और बड़ा डेटा विक्रय मूल्य होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 10% लाभ अर्जित कर रहा है। 10% लाभ अर्जित करने का मतलब क्या है कि 100 रुपया में अगर कोई सामान खरीदा है तो उस सामान को वो 110 में बेच दिया होगा। यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, दोनों को गुना कर दिए टोटल क्रय मूल्य, यहाँ दोनों को गुना किए टोटल विक्रय मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया तो आप लाभ निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका है PQRS का रेशियो दिया हुआ है। PQRS में एक धनराशि बांटा गया है 4, 9, 2 और 3 के रेशियो में। कहता है Q को R से 560 ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ Q को R से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 7 ज़्यादा मिल रहा है। तो 560 को 7 से कंपेयर कर देंगे। निकालना है कि S का हिस्सा बताइए। तो S का हिस्सा कितना है, 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। 7 8 56, 8 3 24, 240। नेक्स्ट आपका, एक वृत्त की 2 जीवाएँ MN और PQ है जो O पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर रहे हैं। एक वृत्त का 2 जीवा आपका है MN और PQ। एक जीवा लेते हैं AMN और एक जीवा ले लेते हैं PQ। O पे प्रतिच्छेद करवा दिए। MO का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। ON का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। OQ का वैल्यू है 6 और ये OP का मान पूछ रहा है, इसका x मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, MO ON का गुणनफल। एक अगर 2 जीवा एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो एक जीवा के दोनों खंड का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों खंड के गुणनफल के बराबर होता है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 6 15/2 यानी 7.5 आ जाएगा आपका, 7.5। नेक्स्ट आपका है, मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है।
मतलब कुछ वेतन के साथ शुरू की नौकरी और प्रत्येक वर्ष उसको कुछ न कुछ वृद्धि मिल रहा है। जैसे 100 रुपये मिल रहा होगा या 200 मिल रहा होगा या 500, कुछ भी है, लेकिन प्रत्येक वर्ष उतना वृद्धि उसको हो रहा है। फिर कह रहा है उसका वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 था और 15 वर्ष की सेवा के बाद इतना था। चलिए 15 वर्ष की सेवा के बाद उसका 15 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना था, 52,997। और 8 वर्ष की सेवा के बाद 6 वर्ष की सेवा के बाद क्या था, 6 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना था, 28,400। तो हम निकालेंगे कि यहाँ जो आपका अंतर है वो 9 वर्ष का हो रहा है, यानी 9 वर्ष में उसका वेतन कितना बढ़ गया। 15 वर्ष का वेतन ये है, 6 वर्ष का वेतन ये है, तो 9 वर्ष में वेतन कितना बढ़ गया, 7, 9, 5, 12 में से हट गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 9 वर्ष में उसका बढ़ गया वेतन कितना, 24,597। तो एक साल में वेतन उसका कितना बढ़ जाएगा, एक साल में 9 से कट कर लेते हैं, 9 दूना 18, 6 5, 9 7 63, 2 9, 9 3 27, 2 7, 9 3 27, यानी एक वर्ष में उसका वेतन क्या बढ़ रहा है, 2733, यानी वार्षिक उपका 2733 रुपये का वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि बताइए, तो 2733। हम यहाँ पे ग्राफ का सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं, हम लोग केवल ग्राफ को छोड़ के जो भी डाटा है, ग्राफ को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह के सवाल में करना क्या है, अगर ऊपर अंश और हर का एंगल जोड़ के 90 हो रहा है तो इसका मान 1 होगा। अंश और हर का एंगल अगर आपका 90 हो रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ 55 और 35 कितना हो रहा है, 90, यानी इसका मान पूरा का क्या हो जाएगा, 1। यहाँ भी 25 और 65 को जोड़ के 90 हो रहा है, मतलब पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1। बीच में माइनस का साइन है, 1 - 1 0। इस तरह के सवाल में बस यही करना है, ऊपर नीचे वाला कोण जोड़ के देखना है, अगर 90 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। उन कई वर्षों में 14% साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 10% पर निश्चित राशि का 3/5 भाग, मान लेते हैं मूलधन आपका 5 है, हर वाला को क्या मानते हैं, मूलधन मान लेते हैं, तो अंश में जो है वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज। अगर मूलधन 5 मान लिए तो 5 का 3/5 ब्याज है, 5 का 3/5 आपका क्या है, ब्याज है, तो 5 का 3/5 क्या आएगा, ब्याज आपका 3 आ जाएगा। रेट आपका कितना दिया हुआ है, 10%। अब यहाँ देखिए ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय नहीं पता है गुना दर 10 दिया हुआ है बटा 100। यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 5 दूना 10। टी का मान कितना आ जाएगा, टी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 साल। टाइम 6 साल निकल गया। अब शुरू से सवाल पढ़ते हैं। कहता है उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई 16,000 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। 16,000 का राशि है, 14% की दर से इसी टाइम में जो अभी आप टाइम निकाले हैं 6 वर्ष, उस पर कितना ब्याज मिलेगा। तो मूलधन चूँकि 16,000 है तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर कर दिए, मूलधन अपने आप में 100 होता है तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर किए, 14% की दर से 6 वर्ष का ब्याज, 14 6 का 84। बस सॉल्व कर लेना कितना ब्याज आएगा, जो 0 6 4 24। यहाँ देखिए ये इसका इकाई अंक 16 का 6 है और 18 का 84 का 4 है, तो 6 चौ करेंगे तो 24 आएगा, यानी लास्ट में आपका 40 होना चाहिए। लास्ट में 40 आपका कितना ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, तो बाकी सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोण है, सी पर आपका समकोण दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये त्रिभुज आपका है ए बी सी, इसमें सी पर क्या आपका है 90 डिग्री कोण है। tan a का मान √3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ देखिए cot a + b है, a और b जोड़ के कितना आएगा 90 आएगा, यानी cot 90 है ये, तो cot 90 का मान 0 होता है। तो जब cot 90 0 होता है तो बाकी किसी का वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। cot 90 0 होता है, 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में टाइम बचाइए। नेक्स्ट आपका एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 28 और 25 है। एक आपका सर्कुलर पाथ है,
इसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है। आंतरिक त्रिज्या आपका दिया हुआ है 25 और बाहरी त्रिज्या आपका दिया है 28। 28 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल कराना है। ये सब देखिए आपका, ये आपका रास्ता है। पथ का मतलब क्या है? रास्ता। इस रास्ता को समतल कराना है। पहले रास्ता का एरिया निकालना पड़ेगा। रास्ता का एरिया कैसे निकालते हैं? बड़ा वाला वृत्त में के एरिया में से छोटा वाला वृत्त का एरिया घटा देंगे। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पाई का मान 22/7। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। 22/7 आर प्लस आर, यानी 28 + 25 53 हो जाएगा और 28 - 25 3 हो जाएगा। आपका ये निकल गया। अब देखिए ये एरिया निकल गया। आपको 1 मीटर स्क्वायर, ये इतना मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर में आपको कितना खर्च हो रहा है? 28 रुपये खर्चा हो रहा है। 1 मीटर स्क्वायर में आपका 28 रुपये खर्च हो रहा है। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो जाएगा? गुना खाली 28 कर देंगे, टोटल खर्चा निकल जाएगा। पहले एरिया निकाल लिए। ये एरिया आया मीटर स्क्वायर में। इस एरिया में आपको 28 से गुना कर देना है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 28 रुपये खर्चा हो रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए इतना गुना 28। अब इसको देखिए 7 से सॉल्व करेंगे। 7 × 28। अब गुना करना है। तो देखिए सारा ऑप्शन देखिए, सारा ऑप्शन के आपका इकाई अंक में क्या है? 2, 5, 1, 9 है। इकाई अंक केवल निकाल लेते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 72। लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 आपका क्या है? सब एक ही ऑप्शन में है, बाकी को गुना करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप है। वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, पाइप 1 और पाइप 2। दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकता है। एक पाइप दूसरे की तुलना में 1.5 गुना तेज़ी से टंकी को भर सकता है। इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है 1.5 गुना तेज है, मतलब अगर दूसरा 2 होगा तो पहला क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का 1.5 गुना 3। अब देखिए दोनों मिलकर के 15 मिनट में टंकी भर रहा है। दोनों मिलकर कितने मिनट में भर रहा है? 15 मिनट में भर रहा है। तो अब यहाँ पे दोनों का क्षमता कितना है? 5 है, यानी 1 मिनट में 5 भर रहा है, तो 15 मिनट में कितना भरा होगा? 15 × 5 = 75। ठीक है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 3, 2, 5। 15 मिनट तक भर रहा है तो पूरा भर गया, मतलब 15 × 5 = 75 भाग वो भर दिया तो भर गया, मतलब टंकी का क्षमता क्या हो गया? 75 आ गया। फिर करा तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितना देर में भरेगा? तेज गति कौन है? P1 है। तो 3 की क्षमता से कितना देर में भर देगा? 25 मिनट में। 25 × 75। नेक्स्ट आपका है एक आयताकार आंगन 4 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है। सॉरी, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है। आयताकार आंगन का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई दिया कितना? सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। लंबाई दिया आपका 495 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया 1665 सेंटीमीटर। इसे समान आकार का वर्गाकार टाइल से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या कितना? कम से कम संख्या लगेगा, तो कम से कम संख्या लगाना है टाइल्स का। इस आंगन में टाइल्स का न्यूनतम संख्या होना चाहिए, कम से कम टाइल्स लगाना है, मतलब बड़ा से बड़ा टाइल लगाना पड़ेगा। जितना बड़ा टाइल लगाइएगा उतना कम टाइल्स लगेगा, छोटा छोटा टाइल लगाइएगा तो ज़्यादा टाइल लगेगा। अगर बहुत बड़ा बड़ा टाइल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? कम टाइल्स लगेगा। तो टाइल्स अगर कम से कम रखना है, मतलब टाइल्स बड़ा से बड़ा आकार का लगाना होगा। तो बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है? SCF, यानी इन दोनों नंबर का आपको SCF लेना है। जो भी लंबाई चौड़ाई है उसका हम पहले SCF निकाल लेंगे। तो लंबाई चौड़ाई का SCF, यानी SCF निकालेंगे किसका? 495 और 1665 का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, इसका SCF निकाल लीजिएगा। इसका SCF आएगा आपका 45। तो SCF निकाल लिया आप। अब जो आपका SCF निकलेगा वही टाइल्स का आपका भुजा हो जाएगा। SCF जो है वही क्या है? आपका टाइल्स की भुजा है। मतलब यही लंबाई यानी 45 × 45 का ही टाइल्स आप लगाएंगे। ये जो टाइल्स है
ये 45 बाई 45 का लगेगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, कम से कम टाइल्स में काम हो जाएगा, न्यूनतम टाइल्स में काम हो जाएगा। तो अब टाइल्स का हमको संख्या निकालना है। अगर भुजा निकालने के लिए होता तो जो सिर्फ निकालते वही आंसर हो जाता है, यानी टाइल्स का भुजा कितना हो जाता 45। लेकिन चूंकि यहाँ टाइल्स का भुजा नहीं निकालना है, टाइल्स का संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में, टोटल एरिया कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई, टोटल एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देंगे। टाइल्स चूँकि वर्गाकार है तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 45 गुना 45 कर दिए। तो टोटल एरिया में अगर टोटल एरिया में, ये आंगन के टोटल एरिया में टाइल्स के एरिया से भाग दे दिए तो टाइल्स का संख्या निकल जाएगा। 45 से एक बार में, 4 5 फिर एक बार में, 9 5 45, 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 3 15, 1 6 5 3 15, 1 5 5 3 15, 9 से काटते हैं, 9 3 27, 6 3 9 7 63, 37 गुना 11, 11 7 77, 11 3 33 और 33 और 7 40, यानी टोटल अब क्या लगेगा, 407 टाइल्स लगेगा। हम यहाँ सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर किसी को ग्राफ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप मैसेज कीजिएगा, एक साथ सारे ग्राफ का सॉल्यूशन करा देंगे। सारे को कंपाइल करके 2-3 पार्ट में उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। फिलहाल नेक्स्ट सवाल आपका है, 2 उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी वैध मतों के 78% प्राप्त करता है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मत 75,60,000 था, 10% ने मत नहीं डाला, 15% अवैध हो गया, तो क्यू को प्राप्त वैध मत क्या है। यहाँ देखिए टोटल मत कितना था, 75,60,000, ये टोटल आपका वोट है। उसमें कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो 10% मत नहीं डाला मतलब कितना डाला होगा, 90% मत डाला होगा। फिर कहता है डाले गए 15% मत अवैध घोषित किए गए, तो 15% अवैध कर दिए, यानी कि 85% ही वैध रह पाया, तो 85% वैध रह गया। क्यू को प्राप्त मतों की संख्या, क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या। आप देखिए शुरू में लिखा हुआ है कि पी को कुल वैध मतों का 78% मिला है, तो जब पी को 78 मिला है तो क्यू को कितना मिला होगा, 22% ही मिला होगा। पी को 78 मिला है तो क्यू को कितना मिला होगा, 22% मिला होगा, यानी इसको कितना मिला है, 22%। यही 22% का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए परसेंट से डबल जीरो कट, परसेंट से डबल जीरो कट क्या हो जाएगा, 756 गुना 90, इस परसेंट का मतलब क्या है, बटा 100, यहाँ 85 और गुना 22, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 17 5 85, 11 दूना 22, इतना आ गया। अब देखिए खाली इकाई अंक को गुना करेंगे बस, 6 9 54, 4 4 7 28, 8 8 गुना 1 8, लास्ट में आपका जिसका 8 है वही आपका आंसर आएगा। तो लास्ट में 8 किसका है, केवल एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर 2 का है। हमेशा देखिए बहुत सारे सवाल में हम ऐसा आपको बता रहे हैं, ऑप्शन से लगभग सवाल हो रहा है, जिसका भी गुना थोड़ा भी कैलकुलेटिव है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन से ही निकल जा रहा है। तो एक बार ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद गुना करना शुरू करिएगा। अगर इकाई अंक से काम चल रहा है तो केवल इकाई अंक ही निकाल के गुना कर लेंगे। प्रश्न, एक भाग प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 4 गुना। देखिए आपको बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। सबसे लास्ट से चलते हैं, कहता है शेषफल 32 है, तो भाज्य बताना है, ये भाज्य आपको निकालना है। शेषफल कितना दिया है, 32 दिया है, शेष के जगह पर 32 लिख दिए। अब शुरू में देखिए कहता है भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ये भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, यानी 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, मतलब 1 होगा तो 4 होगा। और कह रहा है शेषफल का 2 गुना है, भाजक जो है भागफल का तो 4 गुना है, लेकिन शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, यानी 32 का 2 गुना कितना होगा, 64।
और भागफल का 4 गुना है, यानी भागफल 16 होगा, तभी तो ये 64 हुआ होगा। 16 × 64, बस हो गया, बीच में गुना का साइन है। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ भी इकाई अंक गुना करते हैं। देखिए सारा का इकाई अंक, 2 का इकाई अंक केवल सेम है। इकाई अंक निकालते हैं। 4 × 6 = 24, 24 का 4 और 4 × 2 = 6। लास्ट के इकाई अंक में जिसका 6 आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ गुना करना था तो गुना कर दिए, 4 × 6 = 24, और यहाँ पे जोड़ना था 4 × 2 = 6। ये जोड़ का साइन है। बस इकाई अंक से आपका लगभग आंसर आ रहा है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे, बाकी सारे सवाल में उस टाइम का उपयोग करेंगे। एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविज़न सेटों पर कई छूटें दी। टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 1200 है, 15% 10% का छूट दिया है। 1200 का अंकित मूल्य है, पहले 15% का छूट दिया, मतलब 85% में बेच दिया। बाद में 10% छूट दिया, मतलब 90% में बेच दिया। अब देखिए परसेंट से 00 कट, 12 × 85 गुना 90% का मतलब क्या है, 9/10, 5 दूना 10, 17 × 5 = 85, 2 से 2 × 6 = 12। अब बस इकाई अंक को सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 6 = 42, 42 का 2, 2 × 9 = 18, लास्ट में जिसका 8 है वही आपका आंसर आ जाएगा। 8 आपका एक ही ऑप्शन में है, यहाँ भी वैसे ही लग गया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है a sin cube x + b cos cube x = sin into cos। a sin x = b cos x, यानी कि x का मान 45 रख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा सवाल मान रख के बनाते हैं। a का मान क्या रखते हैं, 45। तो जैसे ही ये 45 रखेंगे, sin 45 cos 45 कट जाएगा, क्योंकि sin 45 cos 45 का वैल्यू सेम होता है। यानी इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा कि a और b दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि sin 45 cos 45 का वैल्यू कट हो जाएगा 45 डिग्री पे, तो ये बराबर b आ गया। पहला जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से, इससे क्या आ जाएगा आपका a = b आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन, अगर यहाँ 45 रखेंगे तो sin 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/√2 का क्यूब। ये कॉमन ले लेते हैं, 1/√2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा, b बच जाएगा। cos 45 का भी मतलब 1/√2 होता है, 1/√2 का क्यूब, तो 1/√2 का क्यूब ही आ जाएगा। दोनों तरफ से कॉमन ले लिए। इधर sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 × 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो स्क्वायर से क्यूब काटेंगे तो आपका एक ही बार केवल बच पाएगा, यानी a + b = कितना आ गया, 1/√2, यानी कि सिर्फ √2 हो जाएगा। उधर जाएगा तो बराबर पूछ है। आप देखिए a और b दोनों बराबर है, a और b बराबर है, a + b √2 है, यानी a के जगह पर b भी लिख सकते हैं। तो ये b + b = √2 हो गया, तो 2b का मान √2, b का मान क्या आ जाएगा, 1/√2। और चूंकि a और b बराबर है तो a और b दोनों ही वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 के बराबर हो गया। a² + b² पूछ रहा है। a² 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और b² 1/√2 का स्क्वायर 1/2, हाफ हाफ जोड़ के कितना आएगा, 1। अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि a² + b² का मान निकालना होगा और ऑप्शन में a² + b² भी रहेगा दिया हुआ। जिसका मान निकालना है वही ऑप्शन में दिया हुआ है। ये तो आंसर कभी हो ही नहीं पाएगा, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग केवल नॉर्मल सवाल करेंगे, ग्राफ का सवाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है। जब परिमाप 36 है तो भुजा क्या हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 12 144 हो जाएगा, 36 और 44 से 36√3। फॉर्मूला लगाना है केवल। क्वेश्चन नंबर 22 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने बिशु को 20 सेकंड से हरा दिया।
यहाँ देखिए 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने बीसू को 20 सेकंड की बढ़त दी। यहाँ एक 900 मीटर का दौड़ है अतुल, यहाँ अतुल है और यहाँ बीसू है। टोटल दौड़ कितना का है? 900 मीटर का है। 900 मीटर का दौड़ है, 20 सेकंड की बढ़त दी। 20 सेकंड की बढ़त देने का मतलब क्या है कि बीसू को बोल दिया वो कि तुम पहले 20 सेकंड तक दौड़ लो। अतुल क्या बोला बीसू को कि तुम पहले 20 सेकंड तक दौड़ लो, बाद में हम दौड़ना शुरू करेंगे। तो पहले 20 सेकंड तक जब बीसू दौड़ा होगा तो कुछ दूरी तय कर लिया होगा। 20 सेकंड में कुछ दूरी उसने तय कर लिया। मतलब अतुल यहाँ है, बीसू यहाँ से दौड़ के यहाँ आ गया 20 सेकंड में। फिर कहता है उसे 135 मीटर से हरा दिया। कौन हरा रहा है? अतुल हरा रहा है। पहले तो 20 सेकंड का उसको बढ़ा दिया, मतलब 20 सेकंड बोला कि तुम दौड़ लो, 20 सेकंड वो दौड़ लिया, उसके बाद भी उसको 135 मीटर से हरा दिया। मतलब क्या है कि अतुल जो है वो क्या हो गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच तो गया, लेकिन बीसू जो है उससे 135 मीटर पीछे ही रह गया। 135 मीटर पीछे ही रह गया। बीसू यहीं रह गया, अतुल यहाँ पहुँच गया। फिर कहता है दूसरा स्टेप है, कहता है फिर से वहीं दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी। फिर से एक आपका यहाँ ले रहे हैं लाइन, फिर से सेम दौड़ है, मतलब 900 मीटर का ही दौड़ है। कहता है अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी। तो यहाँ देखिए अतुल है, बीसू को क्या बोला कि तुम 189 मीटर दूर जाके खड़ा हो जाओ। बीसू को क्या बोला कि तुम 189 मीटर दूर जाके पहले ही खड़ा हो जाओ। 189 मीटर का इसको बढ़ा दे दिया और फिर उसको 8 सेकंड से हरा दिया। मतलब कि फिर से अतुल पहुंच गया और बीसू कुछ 8 सेकंड में जितना दूरी तय कर सकता है उतना पीछे रह गया। 8 सेकंड से ये हार गया, मतलब 8 सेकंड पीछे रह गया ये। ठीक है, तो कह रहा है कि बीसू 900 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा आपका। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहले जो बोल रहा है उससे ध्यान देंगे। कह रहा है क्या, अतुल 20 सेकंड का इसको बढ़ा दिया है बीसू को, मतलब ये 20 सेकंड आगे पहले ही जाके खड़ा हो गया है और फिर भी 135 मीटर से हार गया। यानी अतुल तो पूरा दूरी तय किया, अतुल तो शुरू से चला और 900 मीटर पूरा दूरी तय किया। 900 मीटर दूरी तय किया। मान लेते हैं अतुल का चाल क्या है, ए है। अतुल का चाल ए है। लेकिन बीसू क्या हुआ, बीसू आपका 900 शुरू में तो वो यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, 135 मीटर वो दौड़ा, तो वो दूरी कितना तय किया, 900 माइनस 135 मतलब कितना, 865 मीटर दूरी तय किया। मान लेते हैं बीसू का चाल भी है, लेकिन फिर भी इतना दूरी तो तय किया 865 मीटर, 865 नहीं सॉरी 765 आएगा। तो 765 मीटर दूरी तो तय किया और फिर भी वो 20 सेकंड शुरू में ही चला था। शुरू में 20 सेकंड वो चल लिया था। मतलब इन दोनों के बीच का जो समय में डिफरेंस है वो 20 सेकंड का रहा है। ये 20 सेकंड का समय में डिफरेंस भी है। अतुल पूरा दूरी तय किया, बीसू जो है आपका बीसू जो है आपका 135 मीटर दूरी कम तय किया है। शुरू से वो चला था और 135 मीटर दूरी तय कम किया है, मतलब 765 मीटर दूरी तय किया और 20 सेकंड वो पहले चल लिया था। तो ये तो 20 सेकंड का गैप रह ही जाएगा। 20 सेकंड पहले चल लिया है, मतलब 20 सेकंड अतुल क्या लिया है, ज़्यादा टाइम लिया है। 765 मीटर ही दूरी तय करने में वो 20 सेकंड ज़्यादा टाइम लिया है। नहीं, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या हो गया, 20 सेकंड। ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा बोल रहा है यहाँ से, पहले क्या बोला कि 189 मीटर का इसको बढ़ा दिया है। तो 189 मीटर का बढ़ा दिया है, उसके बाद भी ये बीसू जो है वो 8 सेकंड से पीछे ही है। तो अतुल तो आपका पूरा चला है, तो 900 मीटर चला ए के चाल से, लेकिन बीसू क्या किया, यहाँ लिखते हैं 900 मीटर चला वो ए की चाल से, लेकिन बीसू 189 मीटर शुरू में ही दौड़ चुका था। 189 मीटर का सॉरी इसको 189 मीटर का बढ़त मिला था, मतलब इसको दौड़ना था कितना, 900 माइनस 189, मतलब इसको दौड़ना था 611 मीटर ही दौड़ना था, 611 मीटर दौड़ना था। फिर भी वो 611 मीटर नहीं दौड़ पाया और 8 सेकंड से हार गया, मतलब 8 सेकंड वो पीछे ही रह गया।
मतलब अगर इसको पूरा यहाँ तक आना था अतुल के पास तक या कंपटीशन के लास्ट बिंदु तक आना था तो इसको 8 सेकंड और दौड़ना पड़ता। तो यानी कि इन दोनों के समय में अभी भी 8 सेकंड का डिफरेंस है, यानी इतना दूरी तय करने के लिए इसको 8 सेकंड का टाइम और लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा दोनों। 765/v 611/v कितना आ जाएगा? 11, 5 में से गया 4, 6 में से गया 5, 7 में से गया 154/v। सॉरी, यहाँ पे 711 आएगा, इस केवल 54/v आएगा। 7 दूनी 9, यहाँ पे क्या आएगा? 20 - 8 कितना हो जाएगा? 12। तो इसका चाल क्या हो गया? v इधर करेंगे 54/12 आ जाएगा, 54/12 मीटर पर सेकंड। तो विशु का चाल आ गया 54/12 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है क्या कि 900 मीटर की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगाएगा। 900 मीटर दूरी तय करना है, 54/12 इसका चाल है, 12 को ऊपर कर देते हैं तो समय क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी इतना है और चाल ये वाला आपका है। 9 × 6 = 54, 6 दूना 12। यहाँ पे आपका 100 × 2 कितना हो जाएगा? 200 सेकंड का वो टाइम लगाएगा। 200 सेकंड मतलब क्या हो जाएगा? 3 मिनट 20 सेकंड, यानी आंसर अब क्या हो जाएगा? 3 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट आपका है, इस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा हार्ड सवाल केवल यही था। नेक्स्ट आपका सवाल है x + 1/x = 2√10, तो x³ - 1/x³। आपको पता है कि अगर x - 1/x का मान a रहता है तो x³ - 1/x³ क्या हो जाता है? a³ + 3a होता है। यानी हमको x - 1/x चाहिए, हमको x + 1/x दिया हुआ है, हमको x - 1/x चाहिए। और आपको पता है कि अगर x + 1/x a दिया रहे तो x - 1/x क्या होता है? √a² - 4 होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू होगा √a² - 4। ए का वैल्यू क्या है? 2√10 दिया है। 2√10 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 10 = 40, 40 - 4 यानी 36, 36 का वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 6 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a³ + 3a, यानी 6 का क्यूब 216 + 6 × 18, 234। नेक्स्ट आपका है 30 छात्रों को एक समूह ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी 18 का औसत स्कोर भी 62 ही है। 12 का भी 62 है, बाकी का भी 62 है, मतलब टोटल का 62 है। और यहाँ पे वो टोटल का ही वो पूछ रहा है। जब एक 30 आदमी को 2 खंड में बांटे और दोनों का औसत सेम ही है, मतलब 30 जो पूरा का औसत होगा वो भी उसी के बराबर होगा। इसको तो सॉल्व करना ही नहीं था। अगर ये दोनों औसत अलग अलग होता, एक का 62 एक का कुछ और होता, तब सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अगर दोनों खंड का औसत सेम ही है, मतलब टोटल का भी औसत क्या होगा? उतना ही हो जाएगा। अगर दोनों का औसत 65 होता है तो इसका भी टोटल का औसत 65 हो जाता है। दोनों का औसत 70 होता है तो टोटल का औसत भी 70 हो जाता है। इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है। ये भी आपका ग्राफ का सवाल है। अगर किसी को भी ग्राफ का आंसर जानना है, ग्राफ का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आपका लिख के भेजिएगा। हम सारे ग्राफ को एक साथ कंपाइल करके उसका 2-3 पार्ट में सॉल्यूशन करवा देंगे।